जब हम भारत के संविधान के बारे में सोचते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन क्या वो सिर्फ एक कानूनी जीनियस थे? असल में नहीं। आज हम उनके एक ऐसे विजन को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नए देश का पूरा ब्लूप्रिंट था। जरा सोचिए, किसी देश की आत्मा को, उसकी रूह को फिर से बनाना, सुनने में ही कितना बड़ा काम लगता है ना? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सवाल है। और यही वो पहाड़ जैसी चुनौती थी जिसका सामना अम्बेडकर ने किया। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? देखिए, किसी भी बड़े सॉल्यूशन की शुरुआत प्रॉब्लम को गहराई से समझने से होती है। तो चलिए देखते हैं कि अम्बेडकर के हिसाब से वो खराब नींव, वो फ्लॉड फाउंडेशन क्या थी। अम्बेडकर को जो प्रॉब्लम की जड़ दिखाई दी वो बिल्कुल साफ थी। एक ऐसा सोशल पिरामिड जो जाति की एक कमजोर, टूटी फूटी नींव पर खड़ा था। और कमाल की बात यह है कि इस भेदभाव को, इस असमानता को सिर्फ मान नहीं लिया गया था, बल्कि इसे तो धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर पवित्र बना दिया गया था। मतलब ये सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे मजहब का नाम लेकर सही ठहराया गया था। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो पहचान ली, लेकिन अंबेडकर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने तो एक सर्जन की तरह एकदम प्रिसिजन के साथ इस पूरे स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया और ये दिखाया कि इसका हर एक पहलू कितना विनाशकारी था। और अम्बेडकर का जो डायग्नोसिस था वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को बेनकाब किया जिसे इतनी चालाकी से बनाया गया था कि कोई विद्रोह कर ही ना पाए। सोच कर देखिए, आपको ज्ञान लेने से मना कर दिया जाए, अपना कोई काम धंधा शुरू करने से रोक दिया जाए, और यहां तक कि अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने से भी मना कर दिया जाए। तो नतीजा क्या होगा? एक ऐसी गुलामी जिसे लोग अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लें। ये एक सोची समझी साजिश थी, लोगों को सिस्टमैटिकली अपंग बनाने की। और यहीं पर अम्बेडकर का एक सबसे मजबूत तर्क सामने आता है। उनका मानना था कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता गुलामी से भी बदतर थी। अब सवाल है क्यों? देखिए, एक गुलाम का जो मालिक होता था उसका अपनी प्रॉपर्टी में एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो होता ही था, उसे खिलाना, कपड़े देना, रहने की जगह देना। लेकिन छुआछूत में जो जुल्म कर रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। ये तो बस शोषण था, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी लिमिट के। अंबेडकर का एक बहुत मशहूर कोट है, गुलाम को बताओ कि वो गुलाम है और वो अपनी गुलामी के खिलाफ बगावत कर देगा। यही उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। मतलब क्रांति की शुरुआत होती है चेतना से, जागरूकता से। आज़ादी की तरफ पहला कदम ही ये एहसास है कि पैरों में बेड़ियां हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, डायग्नोसिस इतना गंभीर था, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या था? अम्बेडकर ने क्या रास्ता सुझाया? उनकी पूरी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही पावरफुल टूल के इर्द गिर्द घूमती थी, एक ऐसी चाबी जो हर ताला खोल सकती थी। पॉलिटिकल पावर ही सारी सोशल प्रोग्रेस की चाबी है। ये लाइन अम्बेडकर के विचारों का एकदम सेंटर पॉइंट थी। चाहे सोशल जस्टिस की बात हो या इकोनॉमिक मौकों की, ये सब तब तक नामुमकिन था जब तक दबे कुचले लोगों की अपनी आवाज सत्ता के गलियारों तक ना पहुंचे। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। तो फिर उनकी स्ट्रैटेजी असल में थी क्या? इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, उस समय की जो पावर थी यानी अंग्रेज, उनसे सुरक्षा और गारंटी की मांग करना। दूसरा, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक अलग पॉलिटिकल पहचान बनाना, ताकि उन्हें सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा एक अलग और स्वतंत्र ग्रुप माना जाए। और आखिर में जो असली मकसद था, पॉलिटिकल पावर को हासिल करना, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ने और अपनी तरक्की का रास्ता बनाने का यही इकलौता तरीका। लेकिन ये सब सिर्फ वोट हासिल करने के लिए नहीं था। अम्बेडकर के लिए पॉलिटिक्स तो एक जरिया थी मंजिल तक पहुंचने का। और वो मंजिल क्या थी? एक ऐसा समाज बनाना जहां एक व्यक्ति, एक मूल्य का आइडिया सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बनकर ना रह जाए, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में एक जीती जागती हकीकत बने, चाहे वो काम की जगह हो, समाज हो या कहीं और। तो पॉलिटिकल पावर हासिल करना तो बस शुरुआत थी। अब अगला कदम क्या था? उस पावर का इस्तेमाल एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाने के लिए करना जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए काम करे। तो चलिए अब अंबेडकर के इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को समझते हैं। उनके इकोनॉमिक विजन के दिल में एक बहुत ही बोल्ड आइडिया था, स्टेट सोशलिज्म। इसे ऐसे समझिए, देश की इकोनॉमी के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, खेतीबाड़ी, उन्हें कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में देने के बजाय स्टेट यानी सरकार खुद चलाएगी। क्यों?
ताकि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और जो भी दौलत पैदा हो वो सब में बराबर बटे। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ख्याली पुलाव नहीं था। उन्होंने अपनी किताब स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में इसका पूरा प्लान बताया था। जरा सोचिए, देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और इंश्योरेंस सब सरकार के हाथ में। खेती को पूरी तरह बदलकर कलेक्टिव फार्म्स में ऑर्गेनाइज किया जाए, और इसका नतीजा क्या होगा? एक ऐसा समाज जहां ना कोई जमींदार हो, ना कोई किराएदार और ना ही कोई बेजमीन मजदूर। मतलब इकोनॉमी का पूरा नक्शा ही बदल देना। तो हमने उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को तो देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं, जूम आउट करते हैं और अम्बेडकर के फिलॉसफी के दिल को समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी कि आज भी उनके विचार इतने पावरफुल क्यों हैं। अम्बेडकर की तुलना अक्सर मार्क्स से की जाती है और ये काफी दिलचस्प है। कुछ बातों पर तो दोनों सहमत थे, जैसे दुनिया को बदलने की जरूरत है, क्लास स्ट्रगल एक हकीकत है और प्राइवेट प्रॉपर्टी से शोषण होता है। लेकिन जो फर्क था वो बहुत बड़ा था। मार्क्स के लिए शोषण की जड़ सिर्फ इकोनॉमी थी, पर अम्बेडकर ने कहा, एक मिनट, भारत में मामला कहीं ज्यादा गहरा है। यहां शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक भी है। और सॉल्यूशन? मार्क्स ने हिंसा और क्रांति की बात की, जबकि अम्बेडकर ने हमेशा संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों पर भरोसा किया। और ये सारी बातें आकर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे टिक जाती हैं। बिना भाईचारे और आज़ादी के बराबरी का कोई मतलब नहीं है। अम्बेडकर के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये एक पैकेज डील की तरह थे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को ले लें और बाकी दो को छोड़ दें। ये तीनों या तो एक साथ रहेंगे या फिर तीनों ही खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आज की बात को एक आखिरी सवाल पे खत्म करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अम्बेडकर का ये जो न्याय का ब्लूप्रिंट है, इससे हम आज क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो आज सीधे हमारे समाज के दिल से जुड़ा है। सोचने वाली बात है ना।